पिछले वीडियो पे कुछ टाइप के एविडेंसेस देखे थे। ये जो वीडियो है इसमें देखेंगे हम कुछ थियरीज देखेंगे। तो जो पहली थियरी है वो है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इनन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने अलग अलग स्पेसिमेन कलेक्ट किए, जैसे कि कोई प्लांट है, अलग अलग टाइप के जो जैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुछ भी तुलसी हो गया, नहीं तो जो मैंगोज रहते हैं उनका, एप्पल, ये सब जितने भी प्लांट्स थे इनका उन्होंने स्पेसिमेन जमा किया, एनिमल्स का भी स्पेसिमेन जमा किया और उनको देख के एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन, यानी कि उनको जब उन्होंने देखा, उन्होंने स्पेसिमेन्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक थियोरी पब्लिश की, उसका नाम है विच नेचुरल सिलेक्शन, जो है नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी उन्होंने पब्लिश की विच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी एक बुक है जो उन्होंने दी है। For this purpose, Darwin had published book titled Origin of Species नाम की बुक उन्होंने हमें दी थी। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि कोई भी जो एनिमल्स है उनको जिंदा रहने के लिए एक चेन ही होती है, तो वैसे ही जैसे कि ग्रासऑफर को एक ग्रासऑफर होता है, ग्रासऑफर को एक मेंढक खाता है, जो मेंढक होता है, मेंढक को एक सांप, सांप को एक जो ईगल होता है, गिद्ध जो होता है वो खाता है। तो वैसे ही एक लाइफ थ्रेटनिंग मैनर होता है वो। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशंस इसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। अब क्या होता है, जैसे कि एक ग्रासऑफर को मेंढक से बचना है तो ग्रासऑफर को उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे वो मेंढक से बच जाए। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे उसके साथ सेटल करने के लिए उन्हें खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, ये इसेंशियल होते हैं। ये जो अभी जो हमारी लाइफ है, ये एक तरीके से देखा जाए तो कंपटीशन ही है एनिमल्स के लिए मेनली, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो डर गया समझो मर गया, ऐसा है यहाँ पे। तो इन दिस कॉम्पिटिशन, ये कंपटीशन में वही ऑर्गेनिज्म बचते हैं विच शो द मॉडिफिकेशंस, जो चेंजेस इसेंशियल है कंपटीशन को जीतने के लिए। हाउएवर बिसाइड्स दिस, नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव एंड द रेस्ट पेरिश। अब नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को सिलेक्ट करता है जिनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, जिनके अंदर चेंजेस नहीं आए वो पेरिश हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम बात करते हैं ड्रैगन्स हो गए, ड्रैगन्स जो होते हैं पहले होते थे पर अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो आइस एज आई थी हमारी, उसके अंदर उन्हें कुछ तो तकलीफ हुई और वो खुद के अंदर चेंजेस नहीं ला पाए, वो जो एनवायरनमेंट था उसको झेल नहीं पाए, इसलिए वो पेरिश हो गए। तो हाउएवर बिसाइड्स दिस, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव, जो फिट है जिंदा रहने के लिए, और जो फिट नहीं है वो पेरिश यानी कि मर जाते हैं। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयरबाय गिव राइज टू द न्यू स्पीशीज विद देयर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। फिर जब एनिमल्स बच जाएंगे जो सस्टेनिंग है यानी कि जो बच गए हैं, और जो कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर दे गिव राइज टू न्यू स्पीशीज, उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अगली स्पीशीज, जो उनकी अगली पीढ़ी होती है, उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जो डार्विन सर ने जो थियोरी दी थी वो बहुत टाइम के लिए एक्सेप्ट की गई, पर however some objections were raised against the theory. Some of the main objections are, अब ये जो थियोरी थी इसके लिए कुछ ऑब्जेक्शंस रेस्ट किए गए। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो रेस्ट्रिक्शंस है वो है क्या, ऑब्जेक्शन है वो है क्या। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। जो नेचुरल सिलेक्शन है यही एक फैक्टर नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, मतलब समझो किसी के अंदर चेंजेस आए हैं, किसी के बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वही एक रीजन है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, वो खुद को बदलता है।
Darwin did not mention any explanation about useful and useless modifications. अब हमारे अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं या हमारे लिए कुछ काम के नहीं होते, यानी कि यूजलेस होते हैं. तो डार्विन डिड नॉट मेंशन, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं इसके बारे में कि हमारे अंदर यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशंस कौन से होते हैं या चेंजेस कौन से होते हैं. तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस. मतलब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि जो स्लो चेंजेस होते हैं वो और एब्रप्ट चेंजेस जो होते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन उन्होंने उनके बारे में दिया नहीं. इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनिज्म, अगर ये जो तीनों ऑब्जेक्शंस हैं इनको नजरअंदाज किया जाए तो डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन. उन्होंने जो इवोल्यूशन के जो फील्ड है उसके अंदर जो उनका जो काम है वो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है. उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है. सारे इन्यूमरेबल स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, उनको ऑब्जर्व करना, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. तो यहाँ पे हमारी डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन खत्म होता है. तो यहाँ पे हमें जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट proposed the theory of evolution. He showed that all the species of organisms have been gradually evolved over a period of thousands of years from common ancestor. He proposed the principle of natural selection. He proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution. उन्होंने ये जो हमने अभी पढ़ा कि जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके लिए सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल है. तो इन्होंने बताया कि ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने बोला कि जितनी भी स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सब एक कॉमन एंसेस्टर से आई है और वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुए. एक ही कॉमन एंसेस्टर से ये सब जो पीढ़ी है सब स्टार्ट हुई थी और वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुए. पहले जैसे कि एक कॉमन एंसेस्टर था, उनसे कुछ स्पीशीज प्रोड्यूस हुई, फिर उसके बाद वो इवॉल्व होते गए, इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद तीनों के अंदर एकदम सिमिलैरिटी जो थी वो घट गई और डिफरेंशिएट हो गए वो लोग. तो उन्होंने ये बोला. तो अब आइए देखते हैं कि लेमार्किज्म एक्चुअल में है क्या. लेमार्किज्म. जीन बैप्टिस्ट लेमार्क proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution. उन्होंने बोला कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यानी कि जैसे कि हमने देखा था नाक का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर, चेंजेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. और जो रीजन है, ये जो इवोल्यूशन के पीछे जो रीजन है, वो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है उनके पीछे जो रीजन है वो है एक्टिविटी, नहीं तो लेजीनेस वो ऑर्गेनिज्म की. जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम अभी पकड़ लेते हैं कि डक का पैर का कोई काम होता है नहीं, पर क्या होता है वो पानी में रहते हैं, उसकी वजह से उनके जो पैर थे वो काम के हो गए. उनके पैर कोई काम के नहीं थे, पर उनका जो एक्वेटिक हैबिटेट था, जो पानी के अंदर वो रहते थे, उसके वजह से उनके जो पैर थे वो यूजफुल बन गए. ही कॉल्ड दिस प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall trees by extending their neck for several generations. एक जो जिराफ था उनका जो नेक था वो बहुत लंबा बन गया. क्यों? क्योंकि वो वही झाड़ों की लीव्स खाते थे जो लंबे हैं, सेवरल जनरेशन यानी कि बहुत पीढ़ियों से. शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग. जो आयरन स्मिथ होते हैं उनको बहुत ही जो हैमर होता है उनका काम होता है, तो हैमरिंग के वजह से उनका जो शोल्डर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया. विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज. जो बर्ड्स है ऑस्ट्रिच और ईमू वो उड़ते नहीं है, तो उनके जो विंग्स है वो वीक हो गए. क्यों? क्योंकि यूज ही नहीं किया उन्होंने. Legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modifications in their body. तो legs of birds like swan and duck मैंने अभी बताया have become useful for swimming due to living in water. water में रहते हैं इसलिए उनके पैर useful बन गए. जो snakes है वो उन्होंने उनके पैर गवा दिए. क्यों? क्योंकि उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए, वो इवॉल्व हुए इन देयर मॉडिफिकेशंस इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट. जो उनकी बरोइंग हैबिट थी वो बरो करते थे. ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन. दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस
ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लेमार्किज्म। ये जो थियरी है, ये थियरी को बोलते हैं थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। नहीं तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, नहीं तो लेमार्किज्म भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे हमें क्या दिया है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज or their degeneration due to no use was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected. तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, जैसे कि कोई एक्टिविटी है, जैसे कि हमने जिराफ को देखा, वो कुछ एक्टिविटी करते थे, मतलब जो लंबे झाड़ थे उनकी लीव्स खाते थे, उसकी वजह से उनका जो नेक था वो लंबा हो गया। तो उनकी एक्टिविटी के वजह से उनके अंदर चेंजेस आए, जो उनका जो नेक था वो लंबा हो गया। तो ड्यू टू नो यूज वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। पर जो वो कैरेक्टर थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, ये जो उन्होंने बोला था वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स, ये बहुत बार देखा गया कि दैट मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस, जो हमारे अंदर मॉडिफिकेशन आए हैं, आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देयर बाय लेमार्क्स थियरी वॉज डिस्प्रूव्ड। हम हमारे अंदर कभी कभी कुछ चेंजेस लाते हैं अच्छा बनने की या कुछ करने के लिए हम चेंजेस लाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमसे वो दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो। तो इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो थियरी था, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफर कर सकता है कैरेक्टर विच इट हैज एक्वायर्ड, ये ऐसा बोला गया था, ऐसा होता नहीं है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज एक्वायर्ड, जो उसने एक्वायर किए प्रैक्टिस से। जैसे कि कोई फुटबॉलर है, उसने बहुत प्रैक्टिस की है, तो उसने एक जो कैरेक्टर था वो उसने एक्वायर किया। अब जरूरी नहीं है कि जो उसका बेटा है वो भी फुटबॉलर ही हो, टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसको बोलते हैं हम एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब यहाँ देखते हैं हमें जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, देखते क्या दिया। लेमार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन। जैसे कि अभी डार्विन थे, डार्विन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, पर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो थे उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कि अभी जिराफ का हमने एग्जाम्पल देख लिया, वो जो एक्टिविटीज कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है उनके इवोल्यूशन के लिए। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट प्रपोज दैट ईच एनिमल और प्लांट अंडरगो सम चेंजेस इन लाइफ स्पैन एंड दोज चेंजेस आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन एंड सच चेंजेस अकर इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस टू। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला, सिर्फ एक इन्होंने गलती कर दी थी लेमार्क ने, कि उन्होंने बोला जो हमने चीज एक्वायर की है, जो हमने एक चीज एक्वायर की है वो अगले जनरेशन को ट्रांसफर होते जाती है। तो बस ये गलती की वजह से जो उनका जो थियरी था वो रिजेक्ट कर दिया गया। स्पेसिएशन, तो स्पेसिएशन देखते क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो नई स्पीशीज बन रही है प्लांट्स और एनिमल्स की, जैसे कि कोई एक स्पीशीज है, जैसे कि हम ले लेते हैं मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री जो है वो भी इवॉल्व होता होगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते होंगे, तो ये जो है ये है इवोल्यूशन का इफेक्ट। स्पीशीज इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ये स्पीशीज जो है वो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है वो, दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ईच स्पीशीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर एक स्पीशीज जो होती है वो जो एकदम स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशंस में ग्रो होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं पेंगुइन क्या रह सकते हैं यहाँ पे? पेंगुइन जो पोलर रीजन है वहां पे ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो हैबिटेट है, वो एक उनका फेवरेट जोग्राफिकल कंडीशन है। दिस देयर फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। उनका जो फूड होता है, उनका जो खाना, उनका रहना, उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट, ये अलग होता है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वंस। अब क्या होता है, हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएशन यानी कि म्यूटेशन नाम दिया गया है। हमने पहले चैप्टर में, जो पहला चैप्टर यही जो है हमारा, उसके अंदर शुरू में ट्रांसक्रिप्शन जो उसके अंदर था, म्यूटेशन हमने पढ़ा था। तो वही यहाँ पे बोला गया है, जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन। Besides geographical and reproductive
चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि अगर हमने कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने उस जो जगह पे वो रहता है वो जगह से कोई दूसरी जगह पे भेज दिया, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। और अगर उसने उसको खुद को म्यूटेट कर लिया, जैसे कि अभी एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना वायरस का, वो खुद को अगर उसने म्यूटेट कर लिया, अब एक टाइम आएगा जब कोरोना वायरस खुद को म्यूटेट नहीं कर पाएगा और फिर कोरोना वायरस मर जाएगा। तो वैसे ही इनका भी होता है, कुछ एनिमल है अगर उन्होंने खुद को म्यूटेट कर लिया तो उससे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन, और उसके वजह से वो इवॉल्व हो जाएंगे। और ये जो हमने किया, उनको जियोग्राफिकली आइसोलेट किया, नहीं तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट किया, उसके वजह से उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस आए, उसके वजह से इवोल्यूशन हुआ, इसको बोलते हैं हम स्पेसिएशन। सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन। यही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी बोला। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे।